नौकरी क्या होती है और असल में रोजगार किसे कहते हैं? बड़े बड़े ज्ञाता इसे परिभाषित नहीं कर पाए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात के संकेत बहुत पहले ही दे दिए थे कि हम रोजगार की परिभाषा को ऐसा कर देंगे कि पूरे देश में नौकरियों की बाढ़ आ जाएगी, फिर भले ही नौकरियां ना आए। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? फिर यूं हुआ कि सरकार ने रोजगार के आंकड़े इकट्ठा करने के तरीके को ही बदल डाला। अब सरकार के हिसाब से अगर कोई इंसान हफ्ते में कम से कम 1 घंटे कोई भी ऐसा काम करता है जिससे पैसा आता है तो उसे नौकरी वाला माना जाएगा, न कि बेरोजगार। एक हफ्ते में कुल दिन होते हैं 7, कुल घंटे होते हैं 168। अब सोचने वाली बात यह है कि हफ्ते में बस 1 घंटे की ये मेहनत वाकई नौकरी कहलाने के लायक है? यानी बेरोजगारी की दर जो हमें और आपको बताई गई, उसे कैलकुलेट करने का तरीका सरकार का गलत था। इस समय भारत की यूनियन सरकार के 9,64,000 पद खाली पड़े हैं। सच्चाई यह है कि कहीं भी चपरासी के 100-125 पद आते हैं तो उसके लिए करोड़ों आवेदन किए जाते हैं। लाखों पोस्ट ग्रेजुएट्स चपरासी बनने की लाइन में लग जाते हैं। बीटेक एमटेक किया हुआ व्यक्ति आज 10-20 हज़ार की नौकरी के लिए तबाह है, और ये हफ्ते में कम से कम 1 घंटे काम करने वाले को रोजगार कह रहे हैं। क्या कोई बीटेक और एमटेक इसलिए करता है ताकि वो पकौड़े तले? मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे घर में बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। नौकरी आयोग ठप्प पड़े हुए हैं, खाने पहनने को तो छोड़िए, इलाज के लिए पैसा तक नहीं है, और ये सरकार दवाइयों पर भी टैक्स लगाने से नहीं चूक रही है। सिर्फ रोजगार की परिभाषा और बेरोजगारी दर मापने के फॉर्मूले को बदलकर आप बेरोजगार को रोजगार नहीं दे सकते। कागजों पर दे सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या सरकार यही चाहती है कि गरीबों को इतना गरीब कर दो कि वो रोटी के लिए तबाह हो जाए, रोटी से आगे कुछ सोच भी न सके, और फिर जब जनता त्रस्त हो जाए, भूखी मरने लगे, तो उसकी झोली में फ्री राशन डाल दो, जनता खुश हो जाएगी? क्या कहता है भारत का नया एम्प्लॉयमेंट डेटा? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। रॉयटर्स ने देश विदेश के कई बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से बात की है। इनमें से 70% से ज्यादा ने यह कहा है कि जून 2025 में सरकार ने जो बेरोजगारी की दर 5.6% बताई, वो हकीकत से काफी दूर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक कुल बेरोजगारों में से 82.9% नौजवान हैं। इससे बढ़कर पढ़े लिखे नौजवानों की संख्या 65% है। अब बहुत से लोगों का कहना है कि बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जनसंख्या बहुत है। ये बहुत पुराना तर्क है कि बेरोजगारी और गरीबी की असली वजह है ज्यादा आबादी। पूंजीपतियों के हित में बोलने वाले बुद्धिजीवी इस भ्रम को और जोर शोर से फैलाते हैं, और आम लोगों में भी इसे सच मानने का रुझान बन गया है। इस झूठी कहानी की नींव रखी थी थॉमस माल्थस ने, एक अंग्रेज पूंजीवादी अर्थशास्त्री, जिसने 1798 में यह थ्योरी पेश की। माल्थस ने कहा था कि आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है, 1, 2, 4, 8, 16 के क्रम में, जबकि खाने पीने की और जरूरतों के साधन धीरे धीरे बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4 करके। उसके मुताबिक यही अंतर गरीबी और बेरोजगारी की असली वजह है। यानी गरीब खुद ही अपनी हालत के जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और संसाधन उतनी तेजी से नहीं बढ़ते। माल्थस ने यह तक कहा था कि बाढ़, अकाल और महामारी जैसी आपदाएं दरअसल फायदेमंद होती हैं, क्योंकि ये गरीब आबादी को कम कर देती हैं, मिटा देती हैं गरीबों को, गरीब मर जाता है। ये सोच सिर्फ अमानवीय ही नहीं है, बल्कि जानबूझकर गरीबों को दोषी ठहराने वाली साजिश थी। कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब दास कैपिटल में इस पूरे माल्थस सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप से नकार दिया था। मार्क्स ने समझाया कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी का जमावड़ा कुछ गिने चुने हाथों में होता है, और मुनाफे की होड़ में पूंजीपति मजदूरों की मेहनत को लूटते हैं, फिर उसी से ज्यादा मशीनें पैदा करते हैं, नई टेक्निक्स और नए तेज उत्पादन शुरू कर दिए जाते हैं। इस दौड़ में कुछ वक्त के लिए लगता है कि रोजगार तो बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे टेक्निक बढ़ती जाती है तो टेक्निक के जरिए कम मजदूरों से ज्यादा काम निकलवाया जाता है, और तनख्वाह कम कर दी जाती है, मेहनत ज्यादा ली जाती है, और ज्यादातर आबादी इसमें क्या होता है, बेकार बैठ जाती है। इसी प्रोसेस में पैदा होती है सापेक्ष अतिरिक्त आबादी,
रिलेटिव सरप्लस पॉपुलेशन, जो न तो पूरी तरह बेरोजगार होती है और न ही स्टेबल रूप से रोजगार में होती है। असली सवाल ये नहीं है कि देश में आबादी ज्यादा है, बल्कि ये है कि सारी दौलत, जमीन, संसाधन कुछ अमीर लोगों के कब्जे में है। जो व्यवस्था हर साल अरबपतियों को पैदा करती है लेकिन आधे देश को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाती, वही व्यवस्था बेरोजगारी की असली जननी है। इसलिए बेरोजगारी का असली कारण जनसंख्या नहीं, बल्कि वो आर्थिक व्यवस्था है जो मेहनत कशों को लूटकर अमीरों की दौलत बढ़ाती है। बेरोजगारी दर का अब मतलब समझते हैं। अगर 100 व्यक्ति काम करने के इच्छुक हैं, काम करने के लायक भी हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अगर उनमें से 5 या 6, मान लो 6 व्यक्तियों को काम नहीं मिल पा रहा, तो बेरोजगारी दर 6% हो जाएगी। ये दर किसी भी देश में 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज में ये 3% तक होती है, लेकिन सरकारी आंकड़ा यानी PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जून 2025 के मुताबिक भारत में कुल बेरोजगारी दर 5.6% बताई गई है। शुरुआत में जैसा मैंने कहा कि सरकार ने बेरोजगारी पता करने का फॉर्मूला ही बदल दिया है, फिर भी ये दर 5% से नीचे नहीं आ पाई है। इन्होंने क्या किया है कि एक तो बेरोजगारी दर वीकली स्टेटस के आधार पर निकाली है, यानी इस डेटा में पिछले 7 दिनों में जिसने 1 घंटा भी काम किया है उसे नौकरी वाला मान लिया गया है, फिर भी ये दर 5% से ज्यादा है। या फिर किसी ने पिछले 1 साल में कम से कम 30 दिन कोई काम किया हो, उसे भी ये लोग नौकरी वाला मान रहे हैं। बावजूद इसके 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 15% से भी ज्यादा है। इतनी दर अगर किसी देश में हो जाए तो सरकारें गिर जाती हैं। देश के बड़े बड़े संस्थानों जैसे IITs तक में प्लेसमेंट गिर रहे हैं। बड़ी बड़ी टेक कंपनियों में छटनी की लहर चल रही है। TCS की अभी खबर आई कि 12,000 लोगों को बाहर करने की फिराक में है, लेकिन हमारे यहाँ बेरोजगारी दर निकालने के फॉर्मूले चेंज किए जा रहे हैं। अगर मिस्टर X ने पिछले हफ्ते सिर्फ 1 घंटे के लिए कोई छोटा मोटा काम कर लिया, जैसे ठेला चला लिया, खेत में पानी दे दिया, ट्यूशन पढ़ा लिया, या फिर पिछले साल में किसी महीने एक ठेके पर मजदूरी कर ली, तो वो आदमी सरकारी आंकड़ों में बेरोजगार नहीं माना जाएगा। रोजगार से जुड़ी एक अहम चीज और होती है LFPR यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी कितनी आबादी काम करने में या नौकरी ढूंढने में लगी है। सरकार की जून वाली रिपोर्ट के मुताबिक भारत का औसतन LFPR 54.2% है, यानी देश की आधे से ज्यादा आबादी किसी न किसी तरह से रोजगार से जुड़ी हुई मानी जाती है। और छोटी नौकरियां कौन सी हैं? जिनमें किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं है, जैसे गिग वर्कर्स, डिलीवरी वाले, जोमेटो वाले, एटसेट्रा। और सबसे ज्यादा डराने वाला सच तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने पिछले साल ही सामने रख दिया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी अनपढ़ लोगों के मुकाबले 9 गुना ज्यादा है। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि पिछले 6 सालों में देश की बेरोजगारी दर आधी से भी कम हो गई है। 2017-18 में 6% थी और 23-24 में गिरकर 3.2% पर आ गई। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वाकई लोगों को अब पहले से ज्यादा नौकरियां मिल रही हैं? या फिर हुआ यह है कि कागजों में बेरोजगारी तो घटाई गई है, लेकिन जो काम बढ़ा वो बिना सैलरी वाला काम है, जैसे खेतों में मदद करना, जिसको तुमने रोजगार मान लिया, घर में अनपेड लेबर, या फिर वो छोटे मोटे काम जो बस जिंदा रहने लायक पैसे दे देते हैं, उसे आप रोजगार कहते हैं। वो जीवनी होती है। तो नौकरी बढ़ी है या मजबूरी बढ़ी है? क्योंकि जब नौजवान ग्रेजुएट होकर रिक्शा चला रहा हो या कोई औरत घर घर जाकर झाड़ू पोंछा कर रही हो, तो उसे कामकाजी गिना जा रहा है। इससे आंकड़े सुधर सकते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं। अगर असल में नौकरियां बढ़ रही होती तो आज पढ़े लिखे युवा सड़कों पर कावड़ न उठा रहे होते, लाखों डिग्रीधारी खाली बैठकर निराश न होते। इसी दौरान सरकार ये भी बता रही है कि LFPR 2017-18 में 49.8% था, जो 2023-24 में बढ़कर 60% तक हो गया। फिर वही झूठ, क्या ये बढ़ती संख्या वाकई अच्छी नौकरियों की है? खेतों में और घरों में बिना वेतन का काम भी रोजगार गिन लिया जा रहा है। जब रिक्शा चलाने, ऐप डिलीवरी करने या 1 घंटे के ट्यूशन को भी जॉब मान लिया जाए, तो बढ़ती LFPR असल रोजगार की नहीं, एक बढ़ते संघर्ष की कहानी बन जाती है। LFPR बढ़ने की एक वजह यह भी है कि अब ज्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयड यानी खुद के दम पर किसी न किसी तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड कहना भी अपने आप में एक भ्रम पैदा करता है। एक तरफ एक बड़ा बिजनेसमैन है जो करोड़ों का बिजनेस चला रहा है, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाता है। दूसरी तरफ एक छोटा किसान है जो किसी और की जमीन पर हल चला रहा है, वो भी उसी कैटेगरी में आ जाता है। तो ये न्याय किस तरीके से है? लेकिन दोनों जिंदगी आप देखेंगे तो उनकी सिक्योरिटी जांचिए और शोषण का उनका लेवल देखिए, किसका ज्यादा शोषण हो रहा है।
ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। जब रोज़गार का मतलब पेट पालना भर रह जाए तब आंकड़े सकारात्मक लग सकते हैं, लेकिन हकीकत अंदर से खोखली हो जाती है। सरकारी आंकड़े फिर एक भ्रम पैदा करते हैं कि गांव में बेरोजगारी दर शहरों से कम है। अगर है तो कैसे? शहर जहां इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑफिसेज हैं, कंपनीज़ हैं, वहां से ज़्यादा काम गांव में कैसे हो सकता है? सरकार इसका जवाब देती है, खेती किसानी अच्छा कर रही है, इसलिए गाँव में रोज़गार ज़्यादा है। आप सोचिए, अगर कृषि क्षेत्र इतना अच्छा होता तो न तो मजदूरी इतनी कम होती, न किसान कर्ज में डूबते। अब शहरों में महंगाई ज़्यादा है और जो युवा बड़े बड़े सपने देखकर शहर आए थे, वो जब देखते हैं कि न किराया दे पा रहे रहने का, न सैलरी बढ़ रही, तो घर वापस जाना पड़ता है। इसका नतीजा ये होता है कि शहरों में LFPR और भी नीचे दिखता है, क्योंकि जो लोग लौट गए वो अब शहर के आंकड़े में नहीं होते और मिडिल क्लास सरकारों के मैनिफेस्टो में भी वो नहीं रह जाते। धन्यवाद।